नमस्कार दोस्तों, कंपनी लॉ के सबसे पहले एमसीक्यू लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कंपनीज एक्ट के ऊपर 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने कंपनीज एक्ट 2013 का रेफरेंस दिया है क्योंकि एलएलबी के सिलेबस में कंपनीज एक्ट 2013 है, लेकिन अगर आप सीए या फिर सीएस एग्जाम के स्टूडेंट हैं या फिर उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमेशा लेटेस्ट कंपनी लॉ अमेंडमेंट का रेफरेंस रखकर सेक्शंस याद करने चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट माने जाते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड ए ऑथोराइज कैपिटल बट नॉट नॉमिनल कैपिटल, बी नॉमिनल कैपिटल बट नॉट ऑथोराइज कैपिटल, सी ऑथोराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, डी नॉन ऑफ द अबव। आप इस वीडियो को पॉज करें या फिर 5 या 10 सेकंड अपने आंसर देने के लिए लगाए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है सी, ऑथोराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। कैपिटल के अलग अलग प्रकार होते हैं, इसमें ऑथोराइज कैपिटल होता है, नॉमिनल कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल होता है। हम लोग कैपिटल वाले चैप्टर में जब जाएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ ऑथोराइज कैपिटल, सिर्फ नॉमिनल कैपिटल और नन ऑफ द अबव, ये इजी ऑप्शंस है, इसीलिए आप इसका पता आसानी से लगा सकते हैं। यहां पर दूसरा है, अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वुंडेड अप इज कॉल्ड ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, बी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सी कंपनी लिमिटेड बाय प्रोस्पेक्टस, डी कंपनी लिमिटेड बाय आर्टिकल्स। यहां पर आप ध्यान दे सकते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय प्रोस्पेक्टस ऐसी कोई चीज नहीं है, इसीलिए सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। कंपनी लिमिटेड बाय आर्टिकल्स ऐसी भी कोई चीज नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। बचे ए और बी, इन दोनों के बीच में आंसर है नंबर ए, क्योंकि यहां पर जो शेयर होल्डर्स है they are respectively undertaking to contribute to the assets of the company। इसका मतलब शेयर होल्डर्स कंपनी के असेट को कंट्रीब्यूट करने का डिसीजन ले रहे हैं एट द टाइम ऑफ इट बीइंग वुंडेड अप। इसका मतलब जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो मैं कंपनी को इतना अमाउंट अदा करने का वादा करता हूं। इसका मतलब आई एम गारंटिंग टू पे दिस मच अमाउंट इफ द कंपनी इज गोइंग टू बी वुंड अप। इसका मतलब है अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यहां पर कंपनीज एक्ट 2013 एक्सटेंड्स टू, ये काफी ट्रिक क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन है होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डी होल इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड, सी होल इंडिया एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, डी होल इंडिया। आप इसे पॉज करना या फिर 5 से 10 सेकंड लगाना अपना आंसर देने के लिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपने पॉज किया होगा या फिर आंसर देने के लिए थोड़ा वक्त लगाया होगा। कंपनीज एक्ट 2013 एक्सटेंड्स टू होल इंडिया, यहां पर आंसर है डी। यहां पर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का कोई लेना देना नहीं है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 होने से पहले भी ये जो कंपनीज एक्ट था वो पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल था। कई एक्ट क्या होते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, या फिर सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीजर जैसे जो एक्ट है वो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। यानी इन 3 एरियाज के अंदर जो मेजॉरिटी एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होते थे, लेकिन एब्रोगेशन ऑफ 370 होने के बाद, आर्टिकल 370 होने के बाद पूरे इंडिया के अंदर लागू है। और कंपनीज एक्ट 2013 उससे पहले भी पूरे इंडिया के अंदर लागू था, इसीलिए ये ट्रिक क्वेश्चन है, इसे आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना। The traditional view that the company is the property of the shareholders is now exploded myth. This was observed by, यहाँ पर none of the above तो सबसे पहले एलिमिनेट हो जाता है। जस्टिस कानिया और जस्टिस मार्शल, इनका आपके एलएलबी के जो सिलेबस में ज्यादा रेफरेंस नहीं है और इसीलिए बाय डिफॉल्ट आप ये गेस कर सकते हो कि जस्टिस पीएन भगवती का ये व्यू था। यहां पर इस एमसीक्यू का मतलब है कि कंपनी की प्रॉपर्टी शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी है, ये पुराना व्यू था और ये व्यू अब ऑब्सोलेट हो चुका है। ये किस जज का कहना था? तो जस्टिस पीएन भगवती का। यहां पर मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया है।
इसके बाद में पावर टू रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 467, सेक्शन 468, सेक्शन 469, सेक्शन 470। इस वीडियो को पॉज करो या फिर 5 से 10 सेकंड लगाओ आंसर देने में, क्योंकि आपको यही चीज आगे चलकर कामयाब बना सकती है और एग्जाम में आपको अच्छे से एमसीक्यू फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर कर सकती है। पावर ऑफ रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 470। ये जो सेक्शंस है वो आपको मगअप करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ऐसे ही या फिर एलिमिनेशन के पैटर्न से ऐसे आंसर्स या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले नहीं हैं। इसके बाद में एग्जाम में आपको कई बार पूछा जा सकता है डेट ऑफ एक्सटेंड, डेट ऑफ कमेंसमेंट या फिर डेट ऑफ असेंट, ऐसे कई अलग अलग डेट आपको पूछे जा सकते हैं। उसमें से सबसे पहला है सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 केम इनटू इफेक्ट ऑन ए 10th August 2013, बी 20th August 2013, सी 30th August 2013 या फिर डी 31st August 2013। इस वीडियो को पॉज करो या फिर 5 से 10 सेकंड लगाओ आंसर देने के लिए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर पॉज किया होगा और अपने हिसाब से ये आंसर ढूंढने की कोशिश की होगी। यहां पर सेक्शन 1 कहता है सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 30th August 2013। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और आप इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट को याद रखना। कंपनीज एक्ट 2013 का डेट ऑफ असेंट है 29th August 2013। डेट ऑफ कमेंसमेंट है पहले फेज का 12 सितंबर 2013। याद रखना कि कंपनीज एक्ट 2 फेजेस में कमेंस हो चुका है, इसके ऊपर भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट फर्स्ट फेज 12 सितंबर 2013, सेकेंड और फाइनल फेज 1 अप्रैल 2014। 2 फेजेस के अंदर कमेंस हुआ था, दोनों डेट याद रखना। इसके बाद में अगला एमसीक्यू, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन कंपनीज एक्ट 2013। काफी ट्रिक क्वेश्चन माना जाता है। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आप मार्क खा सकते हैं। ए 465, बी 470, सी 480, डी 500। वीडियो को पॉज करना या फिर 5 से 10 सेकंड लगाना आंसर देने के लिए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंसर है 470 सेक्शंस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस फैक्ट को याद रखना। इसके बाद में Which of the following section deal with the formation of company? बहुत ज्यादा ट्रिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। Which of the following sections deal with the formation of company? वीडियो को पॉज करना या फिर आंसर देने के लिए अपना वक्त लगाना। अभी हम लोग देखते हैं आंसर क्या है। Which of the following section deal with the formation of company? आंसर है सेक्शन नंबर 3। यहां पर सेक्शन नंबर 1 बताता है आपको टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये तो स्टैंडर्ड सी बात है, ये सबको पता है। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन होता है, आप इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 के बीच में आपको जनरली पता होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो क्लॉज है वो सेक्शन नंबर 4 में है और इसीलिए एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके आप आंसर सी लगा सकते हैं। सो सेक्शन 3 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, स्टूडेंट या तो सेक्शन 2 बोलते हैं या फिर सेक्शन 4 बोलते हैं, बट दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। सेक्शन नंबर 3 डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसके बाद में अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स इज कंटेन इन विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013? सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 16, सेक्शन 18। इस वीडियो को पॉज करना या फिर 5 से 10 सेकंड या फिर अपना वक्त लेना, आंसर जरूर देना। अभी हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। आशा करता हूं आपने पॉज किया होगा। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स इज कंटेन इन विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट? आंसर है सेक्शन नंबर 14, बी ऑप्शन। यहां पर अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आपको कोई एलैबोरेट करके नहीं बताएगा, लेकिन अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब आपको समझना है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कई लोग को क्या होता है, सारे सेक्शंस याद होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अल्टरेशन सेक्शन 13 भी याद होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन 14 भी याद होता है, लेकिन सिर्फ अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स इतना लिखने की वजह से उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अमेंडमेंट का या फिर अल्टरेशन का सेक्शन लिखकर
आ जाते हैं। तो यहां पर आंसर है सेक्शन नंबर 14 ऑप्शन बी। इसके बाद में 10वां और आखिरी एमसीक्यू है आज का। अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज आर इश्यूड फॉर अ सब्सक्रिप्शन in one or more issues over a certain period without the issue of further prospectus is called A. Shelf prospectus, B. Blue herring prospectus, C. Yellow herring prospectus, D. Red herring prospectus। इसका मतलब है एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसके इशू होने पर एक या फिर एक से ज्यादा बार अपना फंडिंग आप रेज कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर फर्दर प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब क्या है? तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ब्लू हेरिंग, येलो हेरिंग या फिर रेड हेरिंग। यहां पर आप एक चीज समझ लो कि ब्लू हेरिंग और येलो हेरिंग नाम का कोई प्रोस्पेक्टस कंपनी लॉ के अंदर नहीं है। देयर इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, लेकिन वो इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचने के लिए लिया जाने वाला है, तो इसीलिए आंसर है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।